हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 29 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट जो कि महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। हमें बताना है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं। हमारे ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फिर मुकेश अंबानी। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर संपत्ति बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की औसत आय दोगुनी हो गई है। तो किस रेटिंग एजेंसी ने यह बताया है कि मजदूरों की औसत आय दोगुनी हो गई है। हमारे ऑप्शंस हैं क्रिसिल, केयर, ओनिक्रा या फिर इक्रा। तो यह रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जिसने यह बताया है कि मजदूरों की औसत आय दोगुनी हो गई है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी क्रिसिल। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। क्रिसिल, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों की औसत आय दोगुनी हो गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीनों में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग 1000 प्रति माह होकर तकरीबन दोगुनी होगी। यानी कि इनकी औसत आय 1000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो कि इनके पहले की आय की दोगुनी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में संपन्न ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस या फिर ब्राज़ील। तो दोस्तों, ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की गई ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा, यानी ऑप्शन सी रूस सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की वीडियो बैठक सितंबर 2020 की शुरुआत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित बैठक से पहले हुई है। यानी कि सितंबर 2020 में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित थी और यह उद्योग मंत्रियों की बैठक उस बैठक से पहले ही संपन्न हो गई, जिसे वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष रूस द्वारा संचालित किया गया। इस 5 सदस्य देशों की बैठक, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ने नए उद्योगों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और औद्योगिक इंटरनेट में सहयोग पर एक संयुक्त बयान दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल में केंद्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। तो हमें बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए किरण, बी आशा, सी कुसुम या फिर आरोग्य 2। दोस्तों, इसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि किरण हेल्पलाइन नंबर को केंद्र सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के लिए जारी किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की। देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है, वे 3 सितंबर 2020 से किरण के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-001 का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन को उपलब्ध कराना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान
उड़ान जो है ये क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इस स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई अड्डों के मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 58, बी 68, सी 78 या फिर 108। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी 78 है। 78 नए हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? हमें बताना है कि रक्षा मंत्री ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को हाल ही में जारी किया है। हमारे ऑप्शन से ए बाई हटके ऐप, इंडिया कोड फाउंडर ऐप, DGNCC ऐप या फिर NGNCC ऐप। तो यह ऐप है दोस्तों DGNCC ऐप, जिसे रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी DGNCC ऐप। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप को जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और DGNCC नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी यानी DGNCC ऐप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की है? तो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन बताना है। हमारे ऑप्शन है A 5, B 7, C 10 या फिर D 12। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 7 नए प्रशासनिक सर्कलों की घोषणा की गई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है, जो इस प्रकार हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना गृह सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन हैं SK भगत, सनोज सिंह, तरुण गाबा या फिर राजीव कुमार। तुम्हारा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी यानी तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश सरकार ने नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर SK भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा IG विजिलेंस थे, उनकी जगह पर SK भगत को भेजा गया है। 2001 बैच के IPS अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? तो केंद्र सरकार एयर डिफेंस की कमांड की स्थापना हाल में कहां पर कर सकती है, इसका हमें उत्तर देना। हमारे ऑप्शन हैं पटना, लखनऊ, सहारनपुर या फिर प्रयागराज। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी प्रयागराज में नए एयर कमांड की स्थापना की जा सकती है।
आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। इसका उत्तर डी सही है। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ इस भारतीय वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। इस कमांड का उद्देश्य तीन सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। इसे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंडित जसराज और अन्य संगीतकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है ए रागोत्सव 2, संगीतज्ञ सम्मान, संगीतकार स्थान या फिर रागोत्सव 2। तो इस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों रागोत्सव 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंडित जसराज और अन्य संगीतकार को श्रद्धांजलि देने के लिए रागोत्सव 2 ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं एवं प्रसिद्ध संगीत घरानों के संगीतज्ञों के जीवन एवं कार्यों पर आधारित एक संगीतमय यात्रा से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा है और इस कार्यक्रम का नाम था रागोत्सव 2। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोग भी हमारे वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम करंट अफेयर्स के या किसी प्रकार के अन्य वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।